Hello everyone. So let's start our today's Hindu editorial analysis. First of all, I wish you all a very happy Diwali. So today we are going to discuss two topics dealing with false criminal cases and one South Asia. So ये देखा गया है कि जो भी केसेस के लिए हमने सेक्शंस लाई गई हैं डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव्स के लिए, उसको मिसयूज़ किया जा रहा है बहुत ज़्यादा स्केल पे। जैसे कि अभी ये देखा गया है कि सेक्शन 498A ऑफ इंडियन पिनल कोड, जो कि बेसिकली डाउरी के लिए है, एंड सेक्शन 304B ऑन डाउरी डेथ, जो भी क्रुएलिटी जो की जाती है मैरिड वुमेन्स पे उनके इन लॉज के वजह से, वो उसके लिए 1983 में ये सेक्शन जो थी वो लाई गई थी। बट अभी एलिगेशंस ये आ रही हैं कि काफ़ी ज़्यादा इन सेक्शंस को वुमेन गलत वे में इसको यूज़ कर रही हैं, हस्बैंड जो कि इनोसेंट हैं और उनके रिलेटिव्स के अगेंस्ट। सिमिलरली हमें यही एलिगेशंस जो हैं वो देखने को मिली हैं शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट्स 1989 के तहत, जो कि बनाया गया था टू रिमूव द डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय SC एंड ST कम्युनिटीज़, जो कि बहुत ज़्यादा वनरेबल हैं और उनकी कभी कभी सिविल राइट्स को भी डिनाई किया जाता था। बट अब ये भी देखा गया है कि इस एक्ट को भी गलत वे में यूज़ किया जा रहा है जस्ट अपने पर्सनल स्कोर्स के लिए, अपने पर्सनल दुश्मनी के लिए या पर्सनल बेनिफिट के लिए ये सेक्शंस को गलत वे में यूज़ किया जा रहा है। अब जजमेंट्स इस चीज़ को रियलाइज़ किया जब सुप्रीम कोर्ट ने कि सेक्शन 498A जो कि डाउरी के लिए है, सुप्रीम कोर्ट ने राजेश शर्मा स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2017 में कुछ गाइडलाइंस इशू की। उन्होंने कहा कि एक डिस्ट्रिक्ट फैमिली वेलफेयर कमेटी जो है उसकी फॉर्मेशन होनी चाहिए और कोई भी अरेस्ट होने से पहले इस कमेटी के द्वारा पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तभी आगे जाके इन्वेस्टिगेशंस करनी चाहिए। बट साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर दोनों पार्टी सेटलमेंट के लिए मान जाती हैं तो जुडिशियल ऑफिसर के पास पूरे राइट्स होंगे कि ये जो भी प्रोसीडिंग्स आगे होने वाली है उसको खारिज कर दिया जाए। बट 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही इस जजमेंट को, इस जो भी गाइडलाइंस दिए थे, इस गाइडलाइंस को ये कहा कि गाइडलाइंस जो हैं ये हमारा जो है हमारे फ्रेमवर्क के अंदर नहीं आता है। कोई भी गाइडलाइंस किसी भी लॉ के तहत अगर कुछ भी अमेंडमेंट्स करनी है वो हमारा काम नहीं है, वो लेजिस्लेटिव का काम है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे यहाँ पर देयर इज अ सेपरेशन ऑफ फंक्शंस। Separation of functions, we have three bodies: legislative, executive and judiciary. लेजिस्लेटिव का काम होता है कोई लॉ बनाना, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का काम होता है उस लॉ को इम्प्लीमेंट करना, और जुडिशरी का काम होता है कि जो भी लॉ लेजिस्लेटिव ने बनाया है, एग्जीक्यूटिव ने इम्प्लीमेंट किया है, क्या वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मैच करता है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट तो नहीं करता। उस पर्सपेक्टिव में जुडिशरी का काम आता है कि वो ये देखे कि लॉ जो बनाया जा रहा है उसको प्रॉपर वे में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमारा काम नहीं है लॉज में कुछ भी ऐड या डिलीट करना, ये काम लेजिस्लेटिव का है। तो इसीलिए जो भी उन्होंने गाइडलाइंस इशू की थी उस गाइडलाइंस का कोई मतलब नहीं रह जाता। फिर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सुभाष महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के वक्त भी एक जो था कुछ regarding the abuse of process of courts with regard to certain provision of SC and ST Prevention of Atrocity Act, इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इशू की थी इस एक्ट के लिए भी, कि उन्होंने कहा कोई भी अरेस्ट करने से पहले ये नेसेसरी है कि उसकी एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जाए, और अगर किसी पब्लिक सर्वेंट को अरेस्ट करना है तो उसके लिए एक अपॉइंटिंग अथॉरिटी का अप्रूवल होना ज़रूरी है।
फिर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ के लिए भी अपनी जजमेंट को ओवर रूल कर दिया और ये कहा कि अगर क्योंकि इसके बाद क्या होता है ना, काफ़ी प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए थे। जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे गाइडलाइंस इशू की तो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में ही कहा कि जो हमने गाइडलाइंस इशू तो कर दी हैं, बट इस गाइडलाइन की वजह से क्या होगा, जो भी हमने प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन के लिए ये गाइडलाइंस इशू की थी, ये जो एक्ट लाया था, उसका अपोज हो जाएगा, ठीक है। और जो भी आप फॉल्स रिपोर्ट्स दे रहे हो वो किसी का पर्सनल मैटर है, हमारा उसका इशू नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ ह्यूमन फेलिंग की वजह से हो रहा है, ना कि किसी कास्ट फैक्टर की वजह से, ठीक है। ओके, अब क्या हुआ कि इस जजमेंट्स इंडिकेट दैट द कोर्ट कैन नॉट ले एडिशनल गाइडलाइंस। आई टोल्ड यू कि ये जो एडिशनल गाइडलाइंस का काम है ये लेजिस्लेचर का काम है, वही इन लॉज को मॉडिफाई कर सकती है, ये जुडिशरी का काम नहीं है। बट उनके साथ इन्होंने ये कहा कि अब ये पुलिस की ड्यूटी हो जाती है कि कोई भी एक्शन लेने से पहले वो उस कंप्लेंट की पूरी अच्छी तरह से जांच करें, ना कि सिर्फ जो भी एफआईआर रिपोर्ट की है उस पर डायरेक्टली जंप कर जाएं और एक्शन ले लें। एक्शन लेने से पहले उनको ये ज़रूरी है कि वो प्रॉपर तरीके से उस कंप्लेंट की इंक्वायरी करें और तभी जाकर एक्शन लें। और जो भी अरेस्ट हो वो नेसेसरी एंड जस्टिफाइड होना चाहिए आफ्टर प्रॉपर इंक्वायरी। एंड साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी ये ज़रूरी है कि जो भी रिपोर्ट पुलिस ने उनके सामने रखी है उस रिपोर्ट को वो प्रॉपर तरीके से सेटिस्फाई कर ले और फिर ही उसके बाद फर्दर डिटेंशन ले, ना कि जो कि हमें पता है वो भी फटाफट से केस को रद्द करने की कोशिश करते हैं और उस पर प्रॉपर तरीके से स्टडी नहीं करते हैं, तो जिसकी वजह से ये जो फॉल्स एलिगेशंस जो हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं। अब उसके रेमेडीज क्या हैं? अगर सपोज करो दो पर्सन्स हैं ए एंड बी, ठीक है, ए ने अगर बी पे कुछ फॉल्स एलिगेशंस लगाए हैं, ठीक है, जो कि सही नहीं है, तो बी जो है कुछ रेमेडीज जो है वो ले सकता है कानून के द्वारा। सबसे पहले तो ये है कि फर्स्ट रेमेडी यही है टू इनिशिएट क्रिमिनल एक्शन अगेंस्ट द पर्सन हु गिव्स फॉल्स इंफॉर्मेशन। मतलब कि ए के खिलाफ कुछ क्रिमिनल एक्शंस जो हैं वो ले सकते हैं अंडर सेक्शन 182 एंड 211 ऑफ आईपीसी। ओके, सेकेंड ये है कि जो भी कंप्लेंट है मे बी फाइल्ड बिफोर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जो भी उस टाइम पे ड्यूटी पे होंगे, who after an inquiry can take appropriate action against a person जिसने फॉल्स कंप्लेंट जो है पुलिस के पास लॉन्च की होगी। थर्ड ये है कि जिस बी जो है जिसके खिलाफ फॉल्स एलिगेशंस लगाए गए हैं वो हाई कोर्ट के पास भी जा सकता है फॉर एंटिसिपेटरी बेल, और जो भी एफआईआर उसके खिलाफ की गई है उसको खारिज करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि नॉन कंपाउंडेबल केसेस, मतलब जिसमें कोई मारपीट नहीं हुई है, जो कि पर्सनल मतलब प्राइवेट इन नेचर है, लाइक अगर कुछ आप पर्सनली कुछ मिसबिहेव करते हो एक दूसरे के साथ, ठीक है, रेप वगैरह केसेस में, उन केसेस को नॉन कंपाउंडेबल केसेस कहते हैं, जिसमें कोई भी मारपीट ना हुई हो, ठीक है। उस केसेस में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो 482 सेक्शन के द्वारा ऑफ सीआरपीसी के तहत कुछ भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को खारिज कर सकता है इवन आफ्टर कन्विक्शन, अगर दोनों पार्टीज जेन्युइनली कॉम्प्रोमाइज कर लेती है। मान लो दो पार्टीज थी, अगेन ए और बी, और इसने इस पे कुछ एलिगेशंस लगाए हैं और इसने कुछ एलिगेशन इस पे लगाए हैं, बट बाद में इन दोनों को रियलाइज होता है कि इन एलिगेशंस की वजह से हमारी खुद की ही रेपो जो है वो खराब हो रही है और हमें एक सेटलमेंट कर लेना चाहिए। अगर इन दोनों के बीच में सेटलमेंट हो जाता है तो सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी के तहत जो हाई कोर्ट है इन फर्दर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को खारिज कर सकता है। सेकंड ये है, लास्ट फोर्थ ये है कि अब जो भी जिसके खिलाफ फॉल्स एलिगेशंस लगाए गए हैं वो लॉ ऑफ टॉरेंट के अंडर
जो भी डैमेजेस उसको हुए हैं, जो भी इंजरीज उसके हुई हैं, उसको उसके लिए वो क्लेम्स भी कर सकता है कि मुझे ये सफ़र करना पड़ा था, इतना ज़्यादा मेरा नुकसान हुआ है, तो मुझे उसके लिए ये डैमेजेस को क्लेम करना है, तो वो कर सकता है। अब डेटा क्या शो करा, डेटा जो भी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने जो डेटा कंपाइल किया है उसके हिसाब से इंडिया में 5% जो केसेस हैं, इंडिया में जो 5% केसेस हैं अंडर सेक्शन 498 डाउरी वाला, वो फॉल्स थे। एंड 9.4% जो केसेस थे जो कि सिविल इन नेचर थे विथ इनसफिशिएंट एविडेंस इन द एंड, कि उनके खिलाफ एविडेंसेस नहीं मिले इतने ज़्यादा केसेस के खिलाफ। अबाउट 12% जो केसेस थे SC एंड ST वाले एक्ट में, वो भी फॉल्स पाए गए हैं पुलिस द्वारा। एंड अबाउट 7% वर आइदर नॉन cognizable or civil in nature or with insufficient evidence in the and in SC and ST acts. Okay. Further, out of 17,765 cases under section 498 decided by courts, 3,425 cases ended with a conviction. Out of 8,138 cases under the SC and ST act decided by the court ended with a कन्विक्शन। मतलब ये इतने सारे केसेस जो है लास्ट में खारिज कर दिए गए हैं क्योंकि उनके खिलाफ या तो कुछ सफिशिएंट एविडेंसेस नहीं मिले, या तो उन केसेस को बाद में फॉल्स जो है वो करार किया गया पुलिस के द्वारा। ओके, सेकंड, बैटिंग फॉर वन साउथ एशिया मेक्स मोर सेंस। अब क्या है कि ये जो भी बात की जा रही है ना, ये क्लाइमेट एक्शन के रिगार्डिंग की जा रही है कि साउथ एशिया को अब एकजुट होकर काम करने की ज़रूरत है अगर उनको अपने क्लाइमेट टारगेट्स को टाइम पे फुलफिल करना है। तो अब ये देखा गया है कि G20 जो भी समिट हुई है रोम में एंड COP26 जो कि ग्लासगो में हुई है, उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे इवेंट्स के बारे में डिस्कस किया है और अपने प्लान्स को भी एक्सपैंड किया है कि वो किस तरह से क्लाइमेट चेंज के काउंटर करेंगे। और सेकेंडली उन्होंने अपने NDCs को भी अपडेट कर दिया है जो कि उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट के तहत उन्होंने अडॉप्ट किए थे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बाय 2070 हम लोग अपने नेट ज़ीरो एमिशंस को अचीव कर लेंगे। और उसके साथ साथ उन्होंने 5 गोल्स फॉर फ्यूचर जो है वो भी लेकर आए हैं, जिसको काफ़ी ज़्यादा प्रेस किया गया है ऑडियंस द्वारा। ओके, अब इस साउथ एशिया में जो भी डिस्टर्बेंसेस हैं उसके काफ़ी ज़्यादा रीजंस हमें लास्ट कुछ ईयर्स में देखने को मिले हैं। पहला रीज़न तो ये है कि जो सार्क है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, उसकी जो लास्ट समिट हुई थी वो 2014 में हुई थी। उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान की टेंशन्स की वजह से वहाँ पे कोई समिट नहीं हो पाई है। ठीक है, दूसरी चीज आती है अफगानिस्तान में जो इशू चल रहा है तालिबान के टेक ओवर के बाद से, उसकी वजह से अफगानिस्तान जो है वो सेंट्रल एशिया के ज़्यादा करीब होता हुआ नज़र आ रहा है एज कंपेयर टू साउथ एशियन नेबर्स के। तीसरी चीज़ बात की है जो भी पोल्यूशन इश्यूज चल रहे हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल के बीच में, BBIN के जो भी ग्रुपिंग बनाई गई थी पोल्यूशंस के लिए, जैसे कि एक इनिशिएटिव उन्होंने लिया था कॉमन मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, बट भूटान ने उसके खिलाफ अपोज किया है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल्स भूटान में आएंगी तो हमारे यहाँ पे पोल्यूशन बढ़ जाएगा। उसकी वजह से भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस चल रही हैं। एंड लास्ट कि बिम्स्टेक ने भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एक टाइम पे उन्होंने कहा था कि हम एक साथ मिलकर जो है क्लाइमेट चेंज के एरिया में कोऑपरेटिवली हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर जो है वो काम करेंगे, बट वो भी काफ़ी ठंडा होकर बैठा हुआ है और कोई भी एक्शंस उन्होंने भी नहीं लिए और इस बात को काफ़ी डेकेड हो चुका है। ठीक है, अब क्या ये सब कुछ मैटर क्यों करता है? अब ये मैटर इसलिए करता है, सबसे पहले कि जो साउथ एशिया है हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि साउथ एशिया जो है नॉर्थ में, अगर हम जोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें तो नॉर्थ में वो हिमालय से बाउंडेड है और बहुत सारे ग्लेशियर्स यहाँ पे आते हैं और रिवर्स की फॉर्मेशन होती है जो कि फॉल करते हैं इनटू ओशन। ठीक है, तो यहाँ पर सेम क्लाइमेट एंड मॉनसून कंडीशंस हमें साउथ एशिया में देखने को मिलती हैं। इसका मतलब ये दोनों अगर मिलकर ही सारा काम करेंगे पूरे साउथ एशियन नेबर्स,
तो बहुत इजीली ये क्लाइमेट के साथ टैकल कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अगर ये इंडिविजुअली काम करेंगे। तो इसलिए इनका साथ होना एज अ वन नेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है। सेकेंडली, साउथ एशिया जो है वो धीरे धीरे बिकमिंग द वर्ल्ड बिगेस्ट एरिया ऑफ कंसर्न व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट चेंज। और ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के द्वारा ये बताया गया है कि इंडिया और अफगानिस्तान जो है टॉप 10 कंट्रीज में आता है जो कि क्लाइमेट के माध्यम से काफ़ी वनरेबल है। ठीक है, एंड ये भी एस्टिमेट किया गया है कि 20 आउट ऑफ 23 मेजर साइक्लोन डिजास्टर जो कि हुए हैं वो ज़्यादातर बे ऑफ बंगाल रीजन में हुए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी थाउजेंड्स ऑफ पीपल की जो साउथ एशिया में हैं एक साल में डेथ्स हुई हैं ड्यू टू दिस क्लाइमेट चेंज। एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये भी प्रेडिक्ट किया है कि 11% डिक्रीज हुआ है साउथ एशिया की जीडीपी में, डिक्रीज हो सकता है बाय 2100 अगर बिजनेस इस एज यूजुअल एमिशंस को अगर मेंटेन नहीं किया जाएगा तो इतना ज़्यादा डिक्रीज हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, एज पार्ट ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैसिव डैमेज डन टू द इन्वायरमेंट ऑलरेडी डन बाय द डेवलप्ड वर्ल्ड। मतलब जितना ज़्यादा हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया है कि डेवलप्ड वर्ल्ड जो है सबसे ज़्यादा 75% जो है वो एमिशंस रिलीज करते हैं, बट इतना इंडियन सब कॉन्टिनेंट नहीं करता है। बट ये भी नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल नहीं करता है। ये भी कहा गया है कि 2019 की फिगर्स में नो सिंगल रीजनल ब्लॉक हैज लोअर पर कैपिटा इमिशंस देन साउथ एशिया डन। और जितना ज़्यादा साउथ एशिया ने अपनी एमिशंस को मतलब लोअर किया है, पर कैपिटा एमिशंस को लोअर किया है 2019 में, इतना ज़्यादा किसी भी रीजनल ब्लॉक ने नहीं किया है। तो इसका मतलब अगर ये सब मिलकर काम करेंगे तो ये ज़्यादा बेटर जो है इफेक्टिव रिजल्ट्स ला सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो इतना ज़्यादा इन्होंने एमिशंस रिलीज नहीं कर रहे हैं जितना वो बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज कर रही हैं। इट मीन्स दे शुड वर्क टुगेदर to achieve a better results. Okay, when New Delhi speaks of the need for climate justice, global funding and climate adaptation technology transfer, India's voice would only be strengthened multiple times if it speaks for South Asia as a whole. अगर इंडिया जो है साउथ एशिया एज अ होल की बात करेगा तो उसकी आवाज और दमदार लगेगी, क्योंकि एक सिंगल बंदा बोल रहा है और उसके साथ जब 10 बंदे मिलकर बोलते हैं ना तो वो ज्यादा इफेक्टिव लगता है और ज्यादा इस तरह से लगता है कि ये लोग ज्यादा सीरियस है किसी भी मैटर को लेके। और वर्ल्ड बैंक ने जो न्यूली साउथ एशिया रोड मैप को लॉन्च किया है, क्लाइमेट स्मार्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन साउथ एशिया, टोटल अ वूपिंग ऑफ 3.4 trillion dollars with energy efficient green buildings alone representing an investment potential of more than 1.5 trillion dollars. अगर ग्रीन ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी की बात करो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स could represent around 915 billion dollars in investment opportunities by 2030, and this does not include the vast sum of funding available for cross-regional solar grids, wind farms and run-off river energy projects. तो इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स की जब ज़रूरत होती है तो एक कंट्री जो है वो अकेले जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकती है इतनी सारे इन्वेस्टमेंट्स को इकट्ठा करने के लिए। अगर इतनी सारी इन्वेस्टमेंट चाहिए तो बाकी नेबरिंग कंट्रीज को भी साथ में आना पड़ेगा, और तभी जाके एक इफेक्टिव सोल्यूशन जो भी हमने टारगेट्स रखे हैं वो टारगेट्स को हम फुलफिल कर पाएंगे। तो ग्रीन ट्रांसपोर्ट की बात हो जाए या तो हमारे जीडीपी की बात हो जाए, क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव में किसी भी चीज़ की बात करो तो एज अ होल ही मिलके हमें पूरे रीजन को जो है वो मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी जाके हम कोई बेटर और इफेक्टिव सोल्यूशन निकाल सकते हैं और अपने टारगेट्स को फुलफिल कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव में। ओके, दिस आर द क्वेश्चंस फॉर टुडे and these are the answers for yesterday's questions. For today, our quote is, all our dreams can come true if we have the courage to pursue them. So don't just sit idle and think I want to do this and I want to do that. You just have to start doing that. You just have to start doing that थिंग्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। अगर आपको अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना है तो अपने ड्रीम्स के लिए आज से ही और अभी से आपको काम करने की ज़रूरत है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।
थैंक यू, बाय बाय।